रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 40। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। ओहो, टोबो आहिस्ता से बोला। नज़र तो नहीं आ रहा बास? आ जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उन राइफलों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अनोखी साखत की हैं, मैंने पहले कभी नहीं देखी। इनकी कारकर्दगी भी अनोखी है। क्या मतलब बास? देखना चाहते हो? ज़रूर, तब फिर आओ। मैं उन्हें साथ लिया और थोड़े से फासले पर खड़ा हो गया। क्या तुम इस मोटे और तनावर दरख्त को उसकी जगह से हटा देना चाहते हो? ओहो ओहो बास, टोबो बेतुके अंदाज में हंस पड़ा। चाहूँगा, चाहने से क्या होता है बास? हट जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तब तो फिर कुल्हाड़ियाँ हुई और हमारे 10 दिन यहीं ज़ाया हो गए। दरख्त बहुत मोटा है बास, 10 दिन पहले से ना कटेगा। और टोबो ने मसखरेपन से कहा, बस यही इन राइफलों की खूबी है। दरख्त का निशाना लो उसकी ज़िद से हटकर। मगर बास, क्या इसमें दरख्त काटने वाली गोलियां हैं? टोबो हैरत से बोला। तजर्बा करो फिर बात करना। अच्छा बास, मगर कमाल का तजर्बा होगा ये। टोबो पीछे हटा और उसने दरख्त के तने की तरफ सख्त बांध ली और फिर उसने आम आवाज़ में राइफल का ट्रैगर दबाया। जूं की आवाज़ निकली और सफ़ेद शाख दरख्त के तने पर पड़ी। एक तड़ाका हुआ और तने में आग लग गई। खासे इलाके में फैला हुआ दरख्त दरमियान से 2 टुकड़े हो गया था और फिर एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दूसरी तरफ गिर गया। ज़वाला का ज़ोर ज़ोर से दुआएं पढ़ने लगा और फिर उसने अजीब सी उछल कूद शुरू कर दी। अरे नहीं ज़वाला, ना बास कोई बला है, ना ये बंदूक शैतानी। बस ये भूत प्रेत को भगाने वाली दुआएं पढ़ रहे हो। टोबो हंसते हुए बोला और मुझे भी हंसी आ गई। नहीं ज़वाला, इन हथियारों से तो हम कोलाका को शिकस्त देंगे। आओ तुम भी लड़ाई करो। बेमुश्किल तमाम मैं ज़वाला को राज़ी कर सका। एक दरख्त उसने भी गिराया और फिर दोनों मज़े में आ गए। उन्होंने कई फायर करके दरख्तों में आग लगा दी और फिर रात हमने उसी रोशनी में बसर की और दूसरी सुबह हमारा रुख कशंबे की तरफ था। ज़वाला की कैफियत अचानक बदल गई थी। वैशी नौजवान उससे कबल शायद गोम गो के आलम में था। वो सोच रहा था कि 3 आदमियों की फ़ौज कशंबे को फतेह कर सकेगी। कोई और तरकीब भी उसकी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अब खुद अपने हाथ में इतनी बड़ी कुव्वत देखकर वो मसर्रत से फूला नहीं समा रहा था। हम मुतय्यन करो रास्ते पर सस्त रवि से सफ़र कर रहे थे। हमारे शानदार घोड़े शायाने शान से चल रहे थे। फिर हमने पहला क़ियाम किया। टोबो और ज़वाला को घोड़ों की मालिश करने लगे। उस काम से फारग होकर उन्होंने रात के क़ियाम का इंतज़ाम किया और फिर हम जीदों से खाना निकालने लगे। हिल ने खाने के माकूल बंदोबस्त कर दिया था और उसके साथ ही दूसरी चंद चीज़ें भी थी जो मखसूस ज़रूरत पर काम आ सकती थी, मसलन दवाएं वगैरह। हिलैन और लोरीन के जहन पर काफ़ी असर छोड़ा था। बेशक ज़िंदगी के रास्ते में अजीब होते हैं। हम चलते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किरदार हमारी ज़िंदगी में आते हैं। कुछ किरदार अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। हमारी ज़िंदगी का उनसे कोई तलक नहीं होता, खुद ब खुद आने वाले किरदार, लेकिन उनके सारी हमारी राह पर गहरा असर छोड़ते हैं और ना जाने कब तक यादें कसकती रहती हैं। लोरीन और हिललैन भी ऐसे किरदार थे इन जंगलों में जहाँ बहुत पीछे रह जाती हैं, जहाँ महज़म लोगों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हिललैन जैसे शख्स से मुलाकात हुई। कितने अजीम मकासद हैं उसके दिल में,
کیسا عظیم جذبہ ہے۔ انسان کا ہمدرد انسان کو انسانی دشمنی سے بچانا چاہتا ہے۔ سچی لگن کی ایک منہ بولتی تصویر۔ اس کے دل میں اپنے جیسے انسانوں کا کتنا درد ہے، حالانکہ وہ کیا کر سکتا ہے، کتنے لوگوں کو بچا سکتا ہے، لیکن ایک لگن ہے، ایک سچا جذبہ ہے جو اسے ویرانوں میں کھینچ لایا ہے۔ باس، ٹوبو کی آواز پر میں اچھل پڑا۔ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو باس؟ کچھ نہیں ٹوبو، ہل لینڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سفید چمڑی والوں میں بھی ایسے انسان نکل آتے ہیں باس، ان کے بارے میں تو میری رائے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، ٹوبو نے کہا۔ ہل لینڈ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے ٹوبو؟ یہی کہہ رہا ہوں باس، گوڑی چمڑی کے نیچے عموماً ایسے لوگ ہوتے ہیں، نہ جانے دشمن کے دل میں یہ سفیدی کہاں سے اتر آئی۔ بات چمڑی کی نہیں ہے ٹوبو، رنگ قدرتی ہوتے ہیں۔ انسان اگر انسان بن جاتا تو ٹوبو غور کرو، ساری دنیا کے انسان اگر ایک دوسرے کے بارے میں اسی طور سوچتے تو ان کے دلوں میں صرف یہی جذبہ ہوتا کہ ہمارے خدا نے یہ حسین کائنات ہمیں بخش دی ہے، اس نے ایک باغ ہمیں مہکا کر دیا ہے، یہاں سب کچھ موجود ہے، پھر اس نے اس باغ کی حفاظت ہمیں سونپ دی، یہ باغ ہمارے لیے ہے، ہم اسے جتنا خوشنما بنا سکیں۔ تو وہ انسان اس انداز میں کیوں نہیں سوچتا؟ اس نے اپنی صلاحیتیں اپنے جیسے دوسرے انسان پر فوقیت لے جانے پر کیوں صرف کر دی ہیں؟ وہ انفرادی طور پر کیوں زندہ رہنا چاہتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچتا کہ تنہا وہ بھی اس زمین پر نہیں رہ سکتا، اسے تو قدم قدم پر پھول کھلانے چاہیے۔ وہ اس گلشن کا دشمن کیوں بن گیا ہے؟ کاش انسان صرف پیار کے جذبات رکھے اور جب بھی سوچے پیار بھرے انداز میں سوچے۔ وہ ان حسین رنگوں کو اور رنگین کرنے کے لیے کیوں نہیں سوچتا؟ تو بات صرف گوڑی چمڑی کی نہیں ہے، سینے میں چھپے ہوئے دل کی ہے۔ ہاں باس، ٹوبو نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، نہ جانے کیوں سب انسان اپنے انداز میں کیوں نہیں سوچتے۔ اور پھر زوالہ کے گیت نے ہماری توجہ ہٹا لی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زوالہ بہت خوش ہے، ٹوبو نے کہا۔ ہاں باس، اس کی کیفیت بڑی دردناک ہے۔ اوہو، کیا مطلب؟ تم یہ گیت سمجھ رہے ہو؟ نہیں ٹوبو، زبان بدلی سی ہے، تھوڑی سی کشمبا کی زبان میں ہے، لفظ بدلے ہوئے ہیں، غور کرو باس، ٹوبو نے کہا، اور میں زوالہ کی زبان کے گیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹوبو نے مجھے افریقہ کے مختلف خطوں کی زبان اچھی طرح سکھا دی تھی اور اب اس سے روانی سے افریقی زبان میں گفتگو کرتا تھا۔ زوالہ کا گیت اچھا تھا۔ میری ماں، تیری آغوش کیسی تھی میں نہیں جانتا، میں نے تجھے دیکھا بھی نہیں، لیکن تیری خوشبو میری سانسوں میں رہی، میں نے تجھے محسوس کیا۔ جب بھی میرے زنجیروں میں کسے بدن کو سکون کی طلب ہوئی، کوئی میرے پاس نہ آیا، میرے بدن کے چیختے زخموں کو مرہم کی طلب تھی، پھر جب آنکھیں بند ہوئی تو ہمیشہ سکون کے لمس میرے پاس آئے، سفید لباس پہنے ہوئے، خوشبو میں لیے ہوئے۔ دل نے کہا، یہ ماں ہے، یہی تو ماں ہے۔ یہ تیری لمبی سیاہ انگلیوں نے میرے زخم سہلائے اور درد کافور ہو گیا۔ ہاں، زخموں کے نشانات مٹ گئے، ماں کے آغوش میں درد بہت ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے، تب میری نگاہوں میں تیرا جو جاگ اٹھتا ہے، الوشا میری بہن، تیری شبی۔ کتنی مجبور شعائیں، کیا بے بس تھا، دشمن کے ہاتھوں تیری تصویر زنجیروں میں تھی، تیرا پر تو پتھریلی دیواروں میں مقید تھا، سب پوچھتا تھا کہ سب جانتا تھا، لیکن دشمن کی نگاہ میرے مسحوں پر تھی۔ پھر دیوتا آئے، دیوتا، ایک کالا اور ایک سفید، اور میں آزاد ہو گیا۔ اب میں تیری تصویر آزاد کراؤں گا، میرے باپ سردار پیڑ تیرے کندھوں سے قید کا جہار اتر جائے گا، ہم سب آزاد ہو جائیں گے، آزاد۔ دیکھ سی آزادی کا گیت، آزادی کا رقص۔ زوالہ اچھلنے کودنے لگا، اس کے چہرے پر مسرت رقصہ تھی، آنکھیں بند تھی، وہ بے خود ہو گیا تھا، ساری دنیا کو بھول گیا تھا، اور میرے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے، جن کا احساس بہت دیر کے بعد ہوا۔ ٹوبو نے بھی وہ آنسو دیکھ لیے تھے۔ باس، وہ آہستہ سے بولا اور میں چونک پڑا۔ رو رہے ہو باس؟ ٹوبو نے لرزتی آواز میں کہا۔ نہیں ٹوبو، خوشی آنکھوں سے بہہ نکلی ہے۔ کیا اس معصوم انسان کی تمناؤں پر زندگی قربان نہیں کی جا سکتی؟ کیا اس کی خوشیاں واپس دلانے کے لیے جان نہیں دی جا سکتی؟
صرف ایک مقصد ہے باس، بے مقصد زندگی ان جھاڑیوں کی مانند ہے جن کی شکلیں کوئی تاثر نہیں چھوڑتی۔ با مقصد زندگی مچھلی آور درخت ہوتی ہے جو توجہ کا مرکز ہوتی ہے۔ ٹوبو نے کہا، بے شک ٹوبو، تو نے بڑی اچھی مثال دی، میں نے تعریفی لہجے میں کہا، اور پھر میں کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر میں نے زوالہ کو اپنے قریب بلا لیا۔ زوالہ مسکراتا ہوا میرے پاس آ بیٹھا، وہ بہت خوش تھا۔ حکم دو باس، غلام زوال کی ہڈیاں اور گوشت کس کام آ سکتا ہے؟ ہڈیاں اور گوشت، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں پھر میں کشمبا کی حکومت کے لیے محفوظ رکھی جائیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہو، ہاں، زوالہ نے کہکا لگایا، ہاں تم نے ٹھیک ہی تو کہا باس، لے جاؤں گا کوالہ کو جب راکھ کی ڈھیروں میں بدل دوں گا تو بہرحال کشمبے کے لیے کسی حکمران کی ضرورت ہوگی، یہی بالکل، اور وہ تیرا غلام کے علاوہ اور کون ہوگا؟ نہیں باس، میرا باپ اب بھی مضبوط ہڈیاں رکھتا ہوگا، زوالہ نے کہا۔ اس کے بعد صحیح زوالہ، اور اس کے بعد تو ہی کشمبے کے مہمان ہوگے، یہی سمجھ میں نہیں آتا باز، زوالہ جھیمتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا میں سردار بن کر کیسا لگوں گا؟ شاندار، اتنا شاندار کہ کشمبا کا کوئی سردار اتنا شاندار نہیں ہوگا، میں نے پیار بڑی نظروں سے زوالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، زوالہ عورتوں کی طرح شرمانے لگا۔ ٹوبو بھی ہنس رہا تھا اور ہم زوالہ کے اس انداز میں دلچسپی لینے لگے۔ آخر کیوں نہیں زوالہ، ٹوبو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خود سوچو، میں تو اب تک قید رہا ہوں، مجھے تو حکمرانی بھی نہیں آتی، تمہارا باپ سکھا دے گا۔ ہاں وہ دوسری بات ہے، مگر کیا؟ حکمران تو بہت سخت ہوتا ہے، جیسے کلاکاریوں چہرہ، اور تو نے دونوں گال پھیلا لیے اور یوں آنکھیں، اور اس نے دونوں آنکھیں نکال دیں، اور پھر بینچ کر بات کرنے والا، ہر ایک سے نفرت کرنے والا، سب ہی تو اس سے ڈرتے ہیں۔ مجھ سے تو اگر کوئی ڈر سے تو میں اسے کھینچ کر گلے سے لگا لوں گا، بھلا ان مظلوم انسانوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل حکمران تو یہی ہے زوالہ، وہ سب تو وحشی ڈاکو ہوتے ہیں جو اس انداز سے حکمرانی کرتے ہیں۔ تیری حکمرانی تو سب سے اچھی ہوگی، تو اس طرح بھی حکمرانی چل جاتی ہے۔ ہاں، حکمران بھی انسان ہوتا ہے، وہ آقا نہیں، خادم ہوتا ہے، سب کا خادم، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوتی ہیں، خدمت میں تو بھی خوب کروں گا باس۔ مگر اچانک زوالہ کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ مگر کیا؟ مگر یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے باس جب میرا باپ اور بہن مل جائے گی۔ وہ دونوں ضرور مل جائیں گے زوالہ، میں نے اسے تسلی دی۔ اس سے پہلے میں کچھ نہیں سوچ سکتا باس، اس لیے مجھے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ مجھے قبیلے کی سرداری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس میرا باپ اور میری بہن مل جائے۔ وہ دونوں ضرور مل جائیں گے زوالہ، میں نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں بھی اسی کی اچانک اداس ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، کشمبے کا راستہ تمہاری نگاہوں میں ہے زوالہ؟ کیوں نہیں باس، یقیناً ہے، یعنی اس جگہ سے تم اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہو۔ یقیناً۔ تمہارے خیال میں وہ یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ اگر کل صبح ہم سورج نکلنے پر سفر شروع کریں اور سورج کے ساتھ سفر کرتے رہیں تو سورج جب سر سے گزر کر آسمان کی نچلی سطح تک پہنچے گا تب ہم کشمبے میں ہوں گے۔ گھوڑوں پر بھی اتنا طویل سفر ہوگا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ میں گھوڑوں کی بات نہیں کر رہا باس، زوالہ سادگی سے بولا۔ اوہو، لیکن ہم تو گھوڑوں پر چلیں گے۔ میں کبھی گھوڑے پر نہیں چلا باس، زوالہ نے جواب دیا، اور ایک بار پھر اس کی سادگی پر پیار آ گیا۔ بہرحال پیدل سفر اتنا ہے تو گھوڑوں کا سفر اسے چوتھائی بھی نہیں ہوگا، چنانچہ ہم دوپہر کے بعد سفر شروع کریں گے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ دوپہر کے بعد کیوں چیف؟ ٹوبو نے پوچھا۔ تاکہ سورج چھپے کشمبا پہنچے۔ اوہو، ٹوبو نے گردن ہلائی، اس کا مطلب ہے کہ باس تم نے دل میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں ٹوبو، میرے ذہن میں ایک پروگرام ہے۔ کیا باس؟ ہم چاہیں تو اب ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ براہ راست کولاکا کو چیلنج کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ ٹوبو کولاکا کا کتنا ہی قوت لے کر آ جائے ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا، لیکن اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ کولاکا قبلاہٹ میں زوالہ کے باپ اور بہن کو کوئی نقصان پہنچائے۔ سب سے پہلے ہمیں کشمبا جا کر خاموشی سے اس قید خانے کا پتہ چلانا ہے جہاں وہ دونوں قید میں ہیں۔ پہلے انہیں قبضے کر لیا جائے اور اس کے بعد کولاکا سے نمٹ لیں گے۔ ونڈرفل باس، عمدہ ترکیب ہے، اور اس لیے رات کو وہاں پہنچنا ہی مناسب ہوگا۔ زوالہ خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ کیوں زوالہ، پروگرام ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک باس۔
चुनाचा अब सब सो जाओ, मैंने कहा और सब सोने के लिए लेट गए। कोलाका सोया कौन भागा, ये बात तो मुझे नहीं मालूम। रात को भी मेरी आंख लगी। जवाला करवट बदलते देखा और मैंने उसके दिल में कफियत जानता था, लेकिन मैंने उसे ख्यालात की दुनिया से निकालना मुनासिब न समझा। तब सुबह हो गई, टोबो भी जाग गया। सबसे गहरी नींद वही सोया था। ज़ाहिर है उस मस्त आदमी को किसी बात की परवाह ही नहीं थी। हम सब ज़रूरियात से फ़ारिग हो गए और फिर मुख्तलिफ तफरीही मशागल में हिस्सा लेते रहे। ज़वाला खोया हुआ था, ना जाने किस तरह उसने बकिया वक्त गुजारा, और फिर मुकर्रर वक्त पर हम घोड़ों पर सवार होकर कशंबा की तरफ चल पड़े। टोबो, मैंने रास्ते में टोबो को पुकारा। यस बास। तुमने कभी ये बस्ती देखी है? नहीं बास, बस उसके बारे में सुना है। इलाके से वाकिफ़ हो? था, अब नहीं हूँ। ओहो, मैंने गर्दन हिलाई। क्यों बास, ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। मैं चाहता हूँ कि हम लंबा रास्ता तय करके उसके अकबी हिस्से में पहुँच जाएं। सामने के हिस्से में इस तरह जाना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है बाप, जैसा तुम कहोगे। ज़वाला से बात करो, मैंने कहा, और टोबो ने ज़वाला को मेरा मकसद अच्छी तरह समझा दिया। घोड़े बर्क रफ्तारी से दौड़ रहे थे और तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद हम एक पहाड़ की दूसरी जानब चौड़ी नदी के करीब पहुंच गए। नदी ज़्यादा गहरी नहीं थी, शफाफ पानी में उसकी तैर नज़र आ रही थी, लेकिन चौड़ी बहुत थी। ज़वाला ने अपना घोड़ा नदी में डाल दिया और किसी कदर सुस्त रफ्तारी से हमने नदी का चौड़ा पाट तय किया। दूसरे किनारे पर जाकर ज़वाला ने घोड़ा रोक लिया। शाम झुक आई थी। सूरज की तारीकी किरणें अब उफ़क़ के आखिरी सिरे पर रंग बखेरने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ थी। तारीकी के इफ़रत के मुहीत दहाने में सूरज का गोला आधे से ज़्यादा दाखिल हो चुका था और किसी खौफनाक अजदहे की मानद अपने शिकार को तेज़ी से निकलने की कोशिशों में मसरूफ़ था। बास, ज़वाला ने मुझे पुकारा। हाँ ज़वाला, रुक क्यों गए? अगर हम सीधे चलते रहे बास तो थोड़ी देर में कशंबा पहुंच जाएंगे, लेकिन वो उसके सामने का रुख होगा। मगर हम सामने से ही नहीं जाएंगे ज़वाला। ठीक है बास, तब हमें उस नदी के किनारे किनारे से एक चक्कर काटना होगा। इस तरह हम आगे से जब घिरेंगे तो वो कशंबा की पुश्त होगी, और बास चूँकि पुश्त पर नाकाबिले अबूर पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ों की दूसरी जानब कोई कबीला आबाद नहीं, वहाँ की ज़मीन दलदली है, इसलिए उस तरफ से बस्ती वालों को भी कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ। चुनाचा वहाँ मोहरा भी नमे नहीं, तो ज़वाला वाला ने बताया। तब फिर ठीक है ज़वाला, वही जगह उम्दा है। और घोड़े गाड़ी के किनारे किनारे दौड़ने लगे। ज़वाला की कफ़ियत का अंदाज़ा कर रहे हो? हाँ बास, टोबो ने आहिस्ता से सांस ली। तवील अरसे से जानवरों की सी ज़िंदगी बसर कर रहा था। मेरा तो ख्याल है कि इतना अरसा इस अंदाज में गुजारने के बाद आदमी को खुद को आदमी समझने में ही मुश्किल पेश आ सकती है। फिर उसके दिल में एक लगन थी और यकीन था कि ये लगन कभी पूरी ना होगी, और जब हम मायूसी की हदों को छू लेते हैं और उस चीज़ से नाउम्मीद हो जाते हैं जो हमारी तलब होती है, फिर उसके मिलने के मकानात नज़दीक आ जाएं, तो यकीन आने में बड़ी दुश्वारियां पेश आती हैं। बास, ठीक कहते हो टोबो। ज़वाला अभी इसी कश्मकश में गिरफ्तार है, लेकिन मुझे यकीन है बास कि उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। बिल्कुल, हम उसके लिए आखिरी कोशिश तक कर डालेंगे। बिल्कुल नदी के बाद से शुरू होने वाला मोड़ आ गया। सामने ही ज़वाला की बताई हुई बुलंदो बाला पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी, जिनकी दूसरी जानब बेकौले ज़वाला के खौफनाक दलदल थी, और अब रात हो चुकी थी। एक जगह मैंने घोड़े की रफ्तार सुस्त की और उन दोनों को भी रुकने का इशारा किया। दोनों घोड़े मेरे घोड़े के करीब आकर रुक गए। बस्ती में दाखिल होने के बाद मुमकिन है हमें कुछ ऐसे हालात से दो चार होना पड़े, ये मसरूफियत का वक्त गुजारें। इसलिए मेरी राय है कि कुछ खा पी लिया जाए। क्यों ज़वाला? मेरा ख्याल है कि तुम्हारे कहने के मुताबिक बस्ती ज़्यादा दूर नहीं है। हम करीब पहुंच चुके हैं बास, बहुत ही थोड़ा सा फासला है। फिर मेरे मशवरे के बारे में क्या राय है? बिल्कुल मुनासिब बास। टोबो घोड़े से उतर पड़ा, ज़वाला भी घोड़े से उतर आया। हमने वहाँ रुककर खाना खाया, कुछ देर इंतज़ार करते रहे और उसके बाद बस्ती की जानब सफ़र शुरू कर दिया। फासला वाकई बहुत कम था और थोड़ी दूर चलने के बाद रोशनियाँ टमटमाती हुई नजर आई। ये कशंबा है। घोड़ों की रफ्तार सुस्त कर दी गई। ज़वाला की आंखें मशीलों की तरह चमक रही थी और उसके चेहरे पर बड़े अजीब से तासरात थे। तवील अरसे के बाद उसने अपनी बस्ती की रोशनियाँ देखी थी। तब हमने बस्ती के पहले मकान का रुख किया।
गोल छत का ऊंचा झोपड़ा हमारे नज़दीक आता गया। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। बस्ती वाले सो चुके थे। हमने घोड़े झोंपड़े से कुछ दूर छोड़ दिए। उनकी निगाहें पत्थरों से दबा दी गई और फिर हम तीनों झोंपड़े की तरफ बढ़ गए। बांसों का दरवाज़ा था, बाएं सिमत अहाता और जिसमें भेड़ें बंद थी, और उसके करीब ही 2 घोड़े बंधे हुए थे, और गोया जिसका ये मकान था वो साहबी हैसियत था। मैंने आगे बढ़कर उसका दरवाज़ा जोर से खटखटाया और फिर मैं आहिस्ता से टोबो से बोला, तू जानता है टोबो, अंदर आने वाले से तुझे क्या गुफ्तगू करनी है। तेरी गिनी हुई कहानियाँ वाकई खूब होती हैं और उस जैसे तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक अमल होगा, टोबो ने कहा और दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। तब अंदर से एक बूढ़ी गुर्राहट सुनाई दी, कौन है इस वक्त आने वाला? ये सब बड़े गैर जिम्मेदार होते चले जा रहे हैं। भला ये भी दरवाज़ा बजाने का वक्त है? ठहरो बेवकूफ़, इस तरह दरवाज़ा नहीं बचाते। क्या तुम इसे तोड़ने के ख्वाहिशमंद हो? और फिर किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। कौन है, क्या चाहिए? हम कुछ देने नहीं आए हैं, लेने नहीं, टोबो मखसूस आवाज़ बनाकर बोला। तू है कौन मदब्बर, और क्या देने आया है? बूढ़े ने पूछा। मैं तन्हा नहीं हूँ, कुछ और भी हैं जो मेरे साथ हैं। मगर तुम सब हो कौन? सकून के ताजर, हम तुम्हारे लिए सकून लाए हैं। इतनी रात गए, सकून सिर्फ बिस्तर पर आता है। तुम तो यूं कहो कि सकून छीनने वालों में से हो। और अब बता दो क्यों आए हो? अरे हाँ, मेरी बीनाई अब ऐसी मजदूर तो नहीं कि तुम्हारी शक्ल ना देख सकूं, मगर तुम इस बस्ती के तो नहीं हो। और हाँ, दूसरे कमाल हैं जिनका तुमने जिक्र किया। बूढ़ा एक कदम आगे बढ़ा और उसने ज़वाला की और मेरी शक्ल देखी। सब के सब अजनबी। हाँ, देवताओं की कसम, इनमें एक शक्ल भी ऐसी नहीं जिसे पहले देखा हो। अरे क्या तुम लोग इस बस्ती में नहीं रहते? बाबा औकास, ज़वाला अजीब से लहजे में बोला। हाँ, मैं ही हूँ, मगर तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? ओहो, मैं समझा, मगर इस वक्त कहीं जाऊँगा नहीं। उसे यहीं ले आओ जिसे सांप ने काटा है। वो मैं हूँ बाबा, ज़वाला ने दर्द भरे आवाज़ में कहा। अरे वो, तब अंदर आ जाओ, मगर खूब, बहुत खूब जवान, यानी तुम्हें सांप ने काटा है और तुम अपने कदमों से चलकर यहाँ तक आए हो। वाह, मैं देख रहा हूँ कि तुमने किसी का सहारा भी नहीं लिया। मगर अहमक लड़के, अंदर तो आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? और तुम दोनों भी अंदर आ जाओ। बूढ़ा रास्ते से हट गया और हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। कब काटा था? बूढ़े ने पूछा। मेरा मतलब है कितनी देर गुजर गई? 12 साल पहले बाबा, ज़वाला ने उसी अंदाज में कहा और बूढ़ा चलते चलते रुक गया। क्या? उसने गसीले अंदाज में पूछा। हाँ, 12 साल पहले, याद करो बाबा। शैतानों, मजाक करने आए हो? बूढ़ा धाड़ा। मशल करीब लाओ बाबा, मेरी शक्ल देखो, क्या तुम्हारी बेनाई पर असर पड़ा है? मुझे गौर से देखो, ज़वाला ने कहा और बूढ़ा उसे देखने लगा। फिर उसने एक तरफ दीवार में लगी मशल उतारी और उसे ज़वाला के चेहरे के करीब लाया और फिर उसके मुंह से आहिस्ता से निकला। और वो सांप कौन था? कुलाका, ज़वाला ने जवाब दिया। तब बूढ़े ने ज़वाला का हाथ पकड़ लिया। तू ज़वाला है? हाँ बाबा, ज़वाला ने जवाब दिया और बूढ़े ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कई मिनट तक वो ज़वाला को सीने से लगाए रहा, फिर बोला, आओ जल्दी से अंदर आ जाओ, तुम दोनों भी आओ मेरे बच्चों। मगर ये कौन है? ये अफ्रीकी तो नहीं मालूम होता। दिलों का मालिक है मेरे आका, मेरे दोस्त, ज़वाला ने कहा। ओहो, आ जाओ आ जाओ। गप्तारा, सवीला, उठो, जल्दी जागो, देखो कौन आया है, उसने झोंपड़े में दाखिल होकर कहा। और हुई 2 लड़कियां, एक बूढ़ी औरत आंखें मलती हुई खड़ी हो गईं। कौन है? बूढ़ी ने पूछा। बेज़क का बेटा ज़वाला। ज़वाला? बूढ़ी के साथ दोनों लड़कियां भी चौंक पड़ी। हाँ, बेज़क का बेटा, मरशाला की पेशगोई, कोलाका की ज़िद, बूढ़े ने जवाब दिया। तीनों औरतें ज़वाला की तरफ लपकीं। फिर बूढ़ी कपकपाती आवाज़ में बोली, औकास, इसे देखो, गौर से देखो कास, बेज़क फिर जवान हो गया है। देखो, बेज़क इतना ही जवान है। आह, मरशाला ने क्या गलत कहा था। देख ले जालिम को, कोलाका, मरशाला की पेशगोई कभी गलत नहीं हुई। हाँ, मेरी आंखें रात की तारीकी में उसे नहीं पहचान सकी थी, लेकिन मशल की रोशनी में मैं देख रहा हूँ, ये तो वाकई बेज़क की जवानी है, औकास ने कहा। आओ मेरे बच्चों, कैसे नसीब की बात है कि तुमने मेरे घर को रोशनी बख्शी। इस बस्ती में कब आए और मैं भी कैसा अहमक हो गई हूँ
ए लड़कियों, आंखों से नींद भगा दो, जाओ इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। हम कुछ नहीं खाएंगे माँ, हम खा चुके हैं, जवाला बोला। ओहो, तब भेड़ का गर्म दूध लाओ इन तीनों के लिए, औरत ने बेटियों से कहा और दोनों लड़कियां बाहर निकल गईं। बस्ती में कब आए मेरे बच्चे? औकास ने पूछा। अभी कुछ लम्हे पहले। ओहो, तो क्या तुमने पहली बार मेरे झोंपड़े को रौनक बख्शी है? हम सीधे यहीं आए हैं, मेरे नसीब। बूढ़े ने खुशी से हाथ मलते हुए कहा, क्या आप हमें पनाह देंगे बाबा? पनाह? तुम पनाह की क्यों बात करते हो मेरे बच्चे? बूढ़ा औकास तुम पर जान कुर्बान करने को तैयार है। भूल गए जवाला, मैंने तो तुम्हें आगोश में पनाह दी थी। मुझे याद है बाबा, इसीलिए तो मैंने एक निगाह में पहचान लिया था, हालांकि तुम्हारा कराल पहले यहाँ नहीं था। हाँ, मुझे शुबे की बिना पर नापसंदीदा करार दिया गया और मेरा कराल बस्ती के अकब में डाल दिया गया। नहीं, बूढ़े औकास के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन देवताओं के खेल, वही बातें। अब यूं समझो कि मेरा कराल इसलिए पीछे लाया गया था कि बेज़क की आंखों की बेनाई इसमें पना ले। बाबा, अजीम बाबा, तेरे मोहब्बत भरे अल्फाज मेरे लिए अजीम कीमत रखते हैं। बाबा, बरसों से मैंने मोहब्बत के अल्फाज नहीं सुने थे, लेकिन मेरी महरूमियों का वक़्त ख़त्म हुआ तो इस तरह मैं सिर्फ मोहब्बत करने वालों में रह गया। जवाला बूढ़े औकास से लिपट गया। मैं और टोबो खामोशी से और पुरस्कून अंदाज में उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। तब लड़कियां दूध के बर्तन ले आईं जिनसे भाप उठ रही थी। उन्होंने वो बर्तन हम तीनों को पेश कर दिए और दूध उस वक़्त काफ़ी लजीज महसूस हुआ।